नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मैं अंजनी गोसलपुरी आप सभी का अमन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है आप लोग अच्छे होंगे। और पिछली वीडियो में मैंने राज्य के बारे में बताया था। भारतीय राज्य व्यवस्था हमारी देश की राजनीतिक प्रणाली कैसे कार्य करती है, कैसे सरवाइव करती है, उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। उससे पहले राज्य के कुछ सिद्धांत होते हैं, राज्य के तत्व होते हैं, मैं उसके बारे में बताया। आज हम राज्य के कार्य क्या होते हैं, राज्य के आवश्यक कार्य क्या हैं, जिसके बिना राज्य एक विकसित देश का रूप नहीं ले सकता है। तो राज्य के कुछ ऐच्छिक कार्य होते हैं, कुछ अनैच्छिक कार्य होते हैं। तो आज हम राज्य के कार्य का डिस्कशन करेंगे। आपको याद होगा कि राज्य में आवश्यक तत्व के रूप में मैंने बताया था कि जो राज्य का सबसे आवश्यक तत्व होता है वह जनसंख्या। दूसरा चीज मैं बताया था एक निश्चित प्रदेश का होना अनिवार्य है। तीसरी एक सरकार होती है जो कि राज्य का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंटेशन करती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वह राज्य की इच्छाओं की क्या करती है, पूर्ति करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य एक अमूर्त संस्था है। स्टेट इज एब्स्ट्रैक्ट, राज्य क्या है, अमूर्त संस्था है। और अपनी अभिव्यक्ति जो एक्सप्रेशन होता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति होता है, वह सरकार के माध्यम से करती है। और उसके बारे में भी मैं बताया था कि सरकार के बारे में कि कितने प्रकार की सरकारें होती है। संघात्मक सरकार होती है, एकात्मक सरकार होती है। फिर शासन प्रणाली के बारे में बताया था मैंने कि संसदात्मक प्रणाली होती है, अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है। यानी कि संसदात्मक प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, और दूसरा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अर्थात प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि संसदात्मक प्रणाली जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो उसकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई, और अध्यक्षात्मक सरकार की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो दोनों, एक अध्यक्षात्मक सरकार जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है उसका प्रतिनिधित्व संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, और संसदीय प्रणाली जो विकसित हुई धीरे धीरे ब्रिटेन में हुई। तो कहने का तात्पर्य यही है कि शासन प्रणालियां यानी शासन प्रणालियों के बारे में बताया था कि शासन प्रणालियां होती है जिससे लोकतंत्र भी होता है, शासन का एक रूप, राजतंत्र भी होता है, अधिनायक तंत्र, तीनों के बारे में चर्चा किए थे। आज थोड़ा सा एक पॉइंट छूट गया था। आज हम बताने जा रहा है कि सरकार एक संघात्मक होती है और एक एकात्मक रूप। यानी सरकार का रूप जो होता है संघात्मक होता है, और एक क्या होता है, एकात्मक। यह देश और उसकी परिस्थिति पर डिपेंड करता है। बहुत से देश हैं कि संघात्मक है, बहुत देश क्या है, एकात्मक है। जैसे शासन की प्रणालियों में संघात्मक और एकात्मक। संघात्मक मतलब क्या होता है, संघात्मक का अर्थ फेडरल, यानी फेडरल यानी संघ। संघात्मक, यहाँ संघात्मक सरकार में क्या होती है, यहाँ एक ही पर संघात्मक सरकार में यहाँ शक्ति विभाजन के आधार पर हम समझते हैं कि संघात्मक सरकार में जो सत्ता होती है, अथॉरिटी होती है, वह दो भागों में बटी होती है। एक केंद्र की सरकार होती है और एक क्या होती है, दूसरी राज्य की सरकार होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि संघात्मक शासन में जो फेडरल सिस्टम होता है, फेडरल सिस्टम, संघात्मक शासन में दो प्रकार की सरकारें कार्य करती हैं। एक क्या होती है, एक क्या होती है केंद्र की सरकार, और दूसरी क्या होती है, राज्य सरकार। यानी कि कहने का तात्पर्य एक है कि बड़े बड़े देश जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ये बड़े बड़े देश हैं। तो ये एक जगह से यहाँ शासन चलाना मुश्किल होता है, क्योंकि जानते हैं कि प्रत्येक देश में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां होती हैं, बड़ा क्षेत्र रहता है, तो उस देश में बहुत प्रकार की विविधताएं होती हैं, डाइवर्सिटीज होती हैं, विभिन्न प्रकार के कल्चर होते हैं। तो एक व्यक्ति, एक सेंट्रल से व्यक्ति सभी
परिस्थितियों को मैनेज नहीं कर सकता है या क्षेत्र बहुत बड़े हो जाते हैं, इसके लिए क्या होता है, उस देश के संविधान में यह प्रावधान किया जाता है कि दो प्रकार की सरकारें रहेंगी। जो केंद्र सरकार होगी जो संघ के मामले देखेगी, यानी जो महत्वपूर्ण मामले, जो देश के महत्वपूर्ण मामले होते हैं केंद्र के मामले, वो केंद्र सरकार देखेगी, और जो स्थानीय मामले होते हैं वो राज्य सरकार देखेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि संघात्मक व्यवस्था में क्या होती है, केंद्र और सरकार और राज्य सरकार क्या होते हैं, उनकी शक्तियों का विभाजन होता है। जैसे हम बता रहे हैं, अब ध्यान से सुनिए, भारत के संविधान में संघात्मक व्यवस्था, यानी भारत संघात्मक व्यवस्था प्रणाली अपनाया, यानी कि यहाँ केंद्र सरकार भी होती है और राज्य सरकार। जैसे भारत में केंद्र सरकार, मान लीजिए माननीय नरेंद्र मोदी प्रधान है, वो प्रधानमंत्री हैं, वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, और राज्यों में राज्य सरकारें होती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं और बिहार के नीतीश कुमार। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ दो प्रकार की सरकारें चलती हैं, केंद्र में केंद्र की सरकार और राज्यों में राज्य की सरकार चलती है, और इनकी शक्तियों का विभाजन, यानी कहने का तात्पर्य है कि केंद्र की शक्तियों का विभाजन कर दिया है कि ये विषय हैं जो आपके अंतर्गत हैं, राज्य सरकार के अंतर्गत ये विषय है कि राज्य सरकार अपना कानून बनाएगी और केंद्र सरकार अपना कानून बनाएगी। जैसे भारतीय संविधान में तीन अनुसूचियां दी गई हैं। भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां दी गई हैं, जिसको कहते हैं संघ सूची, ठीक, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि भारत एक संघात्मक देश है। यहाँ जो सत्ता है वो दो भागों में कार्य करती है, यानी केंद्र सरकार, यानी केंद्रीय मामले, जो देश के केंद्रीय मामले हैं वो केंद्र सरकार देखती है, राज्य के जो स्थानीय मामले हैं राज्य सरकार देखती है, और उस पर यानी केंद्र सरकार जो विषय उसको सौंपे गए हैं भारतीय संविधान में, जो कि देखिए बार बार एक क्वेश्चन पूछता है कि जो ये 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है। तो आप जब मैं इसके बाद संवैधानिक विकास बताऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट बताऊंगा, उसमें आएगा 1935 का अधिनियम, 1935 का शासन अधिनियम, उसी में सबसे पहले संघात्मक व्यवस्था का प्रारूप देखने को मिलता है, और उसी में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है, पहली बार उल्लेख मिलता है। तो बार बार पूछता है कि जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में इन 3 सूचियों का वर्णन मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 की 70% जो धाराएं थी, अनुच्छेद थे, वही भारतीय संविधान में शामिल किए गए। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि हमारा संविधान यानी कि धीरे 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 अपने मूर्त रूप में, यानी एक संवैधानिक विकास करते हुए, एक जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसकी जो क्रमिक विकास हुआ, उसकी पूर्ण परिणति थी। कहने का तात्पर्य है कि 1935 के अधिनियम में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी क्या, संघ सूची, यूनियन इंडेक्स, स्टेट इंडेक्स और कंकरेंट रैंक, यानी कहने का मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। तो कहने का तात्पर्य है कि संघ सूची में संघ पर विषय, किन किन विषयों पर संघ यानी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और केंद्र सरकार यानी पूरे देश के लिए कानून कौन बनाता है। हम बताए थे ना कि हर देश के लिए एक कानून बनाने के लिए एक संस्था होती है जिसका नाम व्यवस्थापिका होता है, और व्यवस्थापिका को, लेजिस्लेटिव को हर देशों में क्या होता है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसा कि मैं बताया था आपको कि भारत में संसद कहा जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है, जापान में डाइट कहा जाता है। यानी कि सभी का कार्य लगभग ये होता है कि सबको अपने देश में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, व्यवस्था चलाने के लिए कानून बनाने वाले की सबसे सर्वोच्च जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है, वो कानून बनाने वाली, वो क्या होती है, व्यवस्थापिका होती है। हर देशों में नाम अलग अलग होता है, ठीक। तो संघ सूची में वो विषय शामिल किए गए हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। अब बात आती है राज्य सूची।
यानी केंद्र के बाद राज्य सूची। राज्य सूची में वे विषय शामिल किए गए हैं जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जो भी स्टेट है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी राज्य हैं उनकी राज्य सूची, एक राज्य सूची बनाई है कि भारतीय संविधान में स्पष्ट कि इन सूचियों पर आप कानून बना सकते हैं। तो राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है, राज्य की विधानसभाएं कानून बनाती हैं। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के लिए कानून बनाना हो तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा अर्थात लखनऊ में क्या है, विधानसभा और विधान परिषद है और राज्यपाल, इनकी सहायता से वहां कानून क्या होते हैं, जो राज्य सूची में जो विषय आपको दिए गए हैं वो कानून बनाया जाता है। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब देखिए समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची है क्या, कंकरेंट ट्रेंड क्या है, कंकरेंट इंडेक्स क्या है, समवर्ती सूची यानी कि कुछ विषय हैं जो कि केंद्रीय सूची यानी संघ सूची में भी हैं और राज्य सूची में है, यानी कि दोनों सूची, इसको समवर्ती सूची कहा जाता है। और बार बार क्वेश्चन पूछता है कि समवर्ती सूची कहां से लिया गया, यानी किस देश के संविधान से भारत के संविधान में समवर्ती सूची ली गई है। तो कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत का संविधान विभिन्न देशों की अच्छाइयों को, जो भी जिस समय भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय विभिन्न देशों के जो भी अच्छे अनुच्छेद थे, अच्छी व्यवस्थाएं थी, भारत के संविधान में शामिल किया गया। ठीक, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो समवर्ती सूची है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समवर्ती सूची में वे विषय हैं जो केंद्र सरकार में भी है और राज्य सरकार, जैसे शिक्षा हो गई। मान लीजिए आपका शिक्षा है, शिक्षा क्या है, समवर्ती सूची का विषय। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, राज्य सरकार भी कानून बनाती है कि नहीं। केंद्र सरकार, जैसे शिक्षा पे क्या होता है, केंद्र सरकार शिक्षा मंत्रालय हो गया, एचआरडी मिनिस्टर से, अब क्या है शिक्षा मंत्रालय हो गया। राज्य में जैसे सीबीएसई हो गई, केंद्र सरकार बनाती है इसमें कानून। राज्य सरकार जैसे यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड, इस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। जिससे कई विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है, उसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि कभी विवाद उत्पन्न हो जाए, ध्यान दीजिए, कभी भी विवाद उत्पन्न हो जाए कि केंद्र सरकार भी कानून बना दी शिक्षा पर और राज्य सरकार भी शिक्षा पर कानून बना दी और दोनों में क्या हो गया, कंट्रोवर्सी हो गया, विवाद हो गया, तब कौन सा माना जाएगा, तो वहां भारतीय संविधान यानी केंद्रीय सूची मानी जाएगी, यानी संसद द्वारा बनाया गया कानून क्या होगा, अधिमान्य होगा। यहां उसको प्रेफर दिया गया है, संसद के कानून को क्या किया गया, यानी उसको इस पर वरीयता दी गई। बात समझ में आ गई। तो संघात्मक सरकार में केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार होती है। जैसे उन देशों में जहां बड़े बड़े, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया भारत में, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश है, उसमें 50 राज्य हैं। ठीक है, 50 राज्य हैं, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं। जिस तरह भारत में क्या है, भारत एक संघात्मक देश है, इसमें क्या है 28 राज्य है, 8 क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। बात समझ में आ गई। यानी कहने का तात्पर्य है कि संघात्मक व्यवस्था में केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, उनका शक्ति का क्या होता है, विभाजन होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है। दोनों कोई एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन एक बात है कि देखिए संघात्मक सरकार जो होती है हर देश की समय, काल और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यानी कि देखिए हर जगह की संघात्मक व्यवस्था अलग अलग प्रकार की, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न देश की संघात्मक सरकारें कार्य करती हैं, तो उनके निश्चित रूप से है कि वहां का कानून और भारत के कानून, चाहे अन्य देशों के कानून, जैसे भारत की संघात्मक व्यवस्था अलग है, संयुक्त राज्य अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था अलग है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि फिलहाल उस पर हम डिस्कशन बाद में करेंगे, क्या क्या अंतर है। फिलहाल ये जान जाइए कि संघात्मक सरकार वह सरकार होती है जिसमें केंद्र और राज्य दो प्रकार की सरकारें कार्य करती हैं, जो एक दूसरे को स्वतंत्र रहते हुए एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करती, हस्तक्षेप नहीं करती। उनका कार्य स्पष्ट रूप से संविधान में दिया गया है, उनका कार्य क्षेत्र दिया गया। अब हो गया एकात्मक सरकार। एकात्मक सरकार, एकात्मक यूनिटरी गवर्नमेंट। एकात्मक सरकार क्या है, एकात्मक सरकार वह होती है जहां पूरे देश के लिए शक्ति एक हाथों में यानी केंद्र में रहती है, यानी केंद्र सरकार के पास। जैसे क्या हो गया, ब्रिटेन हो गया,
छोटे छोटे जो देश हैं वहां क्या है, वहां की एरिया कम है, जनसंख्या कम है, वहां के लिए केंद्र सरकार ही काफी रहती है। तो सभी शक्तियां जो सेंट्रलाइजेशन है वो केंद्र सरकार में होता है। देखिए क्या डिसेंट्रलाइजेशन किसमें था, संघात्मक सरकार फेडरल गवर्नमेंट में डिसेंट्रलाइजेशन था, विकेंद्रीकरण था, जबकि एकात्मक सरकार में सेंट्रलाइजेशन केंद्रीकरण था। यानी कि शक्ति जो शक्ति है सत्ता है एक व्यक्ति में क्या होती है, एक संस्था में केंद्रित होती है। जैसे ब्रिटेन में क्या है, एकात्मक सरकार, वहां ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए यानी वहां की संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है, वहां कोई राज्य सरकार नहीं। तो आप बात समझ गए होंगे संघात्मक सरकार क्या है, एकात्मक सरकार क्या है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब राज्य के कार्य क्या है, ठीक, राज्य की परिभाषा देखिए, राज्य के तत्व के बारे में आप जान गए। ठीक, अब डिफाइन करेंगे कि राज्य क्या है। ठीक, राज्य क्या है, जैसे राज्य यहां तात्पर्य कहां से, देश से। राज्य का निर्माण कैसे होता है, राज्य कैसे बनता है, राज्य क्या है, राज्य भी एक समुदाय है। बस राज्य एक समुदाय है, बस अन्य संस्थाओं की तरह, अन्य समुदायों की तरह यह भी एक समुदाय है, लेकिन इसके पास कुछ शक्तियां होती हैं जिसके आधार पर अन्य संस्थाओं से क्या होती हैं, यह अलग होती है। एक प्रभुसत्ता जो हम बताए थे, सॉजनेटी संप्रभुता यानी सर्वोच्च शक्ति है, यानी राज्य सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जिसके पास सर्वोच्च शक्ति है। मैक्स वेबर ने क्या कहा राज्य के बारे में, मैक्स वेबर ने कहा कि राज्य सभी संस्थाओं में क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि इसे दंड देने का एक अधिकार होता है, मोनोपोली होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि राज्य अन्य संस्थाओं, अन्य समुदायों से श्रेष्ठ इसलिए है कि इसके पास संप्रभुता होती है, सत्ता होती है, और इसको दंड देने का क्या होता है, एकाधिकार होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह तो आदेश तो दे सकता है किसी को, लेकिन किसी के आदेश को मानने के लिए क्या है, कंपल्सन नहीं है, बाध्य नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, राज्य, जैसे अरस्तु ने राज्य की परिभाषा दिया कि राज्य परिवारों तथा ग्रामों का वह संगठन या समुदाय है जिसका उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले अरस्तु ने बताया कि राज्य का जो उद्देश्य है, राज्य क्या है, तो राज्य अर्थात राज्य ग्रामों तथा परिवारों का वह समुदाय या संगठन है जिसका उद्देश्य व्यक्ति का आत्मनिर्भर बनाना, नैतिक विकास करना। क्लियर, समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब क्या होता है, राज्य कैसे बनता है, जैसे हम लोग अपनी दृष्टि से देखें, अपनी दृष्टि से देखें हम लोग समझाएंगे। जैसे क्या होता है, हमारी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, राज्य कैसे बनता है, जिससे सबसे पहला क्या बनता है, ग्राम बनता है। सबसे पहले ग्राम बनता है, गांव गांव मिलके क्या बनते हैं, ब्लॉक बनते हैं। ध्यान दीजिए, पहले परिवार हो जाएगा, फिर परिवार मिलके क्या होंगे, गांव बनेगा, गांव गांव मिलके क्या होती है, ब्लॉक बनता है, ब्लॉक से क्या बनता है, तहसील बनता है, तहसील से क्या बनता है, जिला बनता है, जिला से क्या बनता है, प्रदेश बनता है, और प्रदेश से क्या बनता है, देश या राज्य। बात समझ में आ गई। यानी कि राज्य की परिभाषा के बारे में, राज्य की आवश्यकता तो जान ही गए। राज्य की परिभाषा अरस्तु ने क्या किया था, परिवारों तथा ग्रामों का वह समुदाय जिसका उद्देश्य क्या, आत्मनिर्भर और नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति करना। जैसे प्लेटो ने क्या कहा, राज्य का उद्देश्य क्या, राज्य क्या है, राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है। कहने का तात्पर्य है कि राज्य यानी मानव के अंदर जो सोच होती है उसकी नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही राज्य का निर्माण हुआ है, राज्य। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य राज्य कैसे बनता है, जैसे क्या होता है, परिवार। अब समझिए, पहले क्या होता है, हम एक परिवार होता है, परिवार से क्या मिलता है, बनता है गांव बनता है, गांव से क्या बनता है, ब्लॉक बनता है, ब्लॉक से क्या बनता है, तहसील बनती है, तहसील मिलके क्या बनाते हैं, जिला, और प्रदेश यानी राज्य, देश बनता है। प्रदेश के बाद क्या बनता है, कई प्रदेश मिलके एक राज्य का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक, अब
बताएंगे राज्य के कार्य क्या है। राज्य यहां बार बार प्रयोग कर रहे हैं, इसका अर्थ आप देश से लीजिएगा। राज्य के कार्य, राज्य के कार्य क्या है। जैसे देखिए, राज्य है, हमने बताया कि अरस्तु ने क्या कहा, नैतिक उद्देश्यों और आत्मनिर्भर की प्राप्ति करने के लिए राज्य का निर्माण हुआ है। यानी कि किसी भी देश में, चाहे कोई भी देश हो, राज्य हो, उसका निर्माण इसलिए होता है कि कुछ उद्देश्यों की वो पूर्ति करता है। जैसे भारत राज्य है, भारत राज्य आप देखिए संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि राज्य व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए वो परिस्थितियों का निर्माण करेगा। उसके लिए मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है ना, व्यक्तियों के कर्तव्य भी हैं कि आपको क्या क्या कार्य करने हैं। यानी राज्य का एक उद्देश्य होता है जो अपने नागरिकों को एक उत्तम पूर्ण जीवन जीने की व्यवस्था करता है। ठीक, तो कहने का तात्पर्य है कि राज्य के कार्य, तो राज्य के दो प्रकार के कार्य हैं, एक आवश्यक आवश्यक कार्य और ऐच्छिक कार्य। ठीक, कहने का तात्पर्य है राज्य के दो प्रकार के कार्य, एक क्या होता है आवश्यक, यानी राज्य के लिए ये करना क्या है अनिवार्य है, एक आवश्यक है, और दूसरा क्या है ऐच्छिक, यानी उस पर निर्भर करता है। यानी राज्य के आवश्यक कार्य जैसे, यानी कि राज्य को सरवाइव करने के लिए, अपनी एक्सिस्टेंस बनाए रखने, अस्तित्व बनाने के लिए कुछ कार्य होते हैं जो अवश्य करने होते हैं, अन्यथा वो राज्य का क्या होगा, राज्य समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य राज्य का अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे पहला कार्य क्या है, बाह्य आक्रमण एवं ठीक, यानी कहने का तात्पर्य ध्यान दीजिए कि राज्य के कार्य में आवश्यक कार्य है पहला बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक विद्रोह से सुरक्षा। कहने का तात्पर्य क्या है, राज्य के जो आवश्यक कार्य है बाह्य आक्रमण, मान लीजिए भारत है, उसकी संप्रभुता को बचाए रखने के लिए क्या बाह्य आक्रमण, यानी कि कोई देश अटैक करता है तो उसके लिए राज्य क्या करेगा, प्रतिकार के रूप में अपने पास सेना रखेगा ताकि हमारे देश पर कोई देश दूसरा देश आक्रमण नहीं करेगा। जैसे क्या पहले मैं चर्चा किया था कि स्वतंत्रता से पहले भारत राज्य नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि उसके पास जनसंख्या तो थी, एक निश्चित प्रदेश भी था, एक सरकार भी कार्य कर रही थी, लेकिन जो उसके पास नहीं थी वो क्या थी, संप्रभुता, सॉवर्निटी। और सॉवर्निटी क्या है, सॉवर्निटी इज द लाइफ ऑफ स्टेट, यानी किसी राज्य का प्राण कौन होता है, संप्रभुता। यदि कोई देश दूसरे देश पर अटैक कर लेता है और पराजित कर लेता है और अपनी सरकार बना देता है तो वहां संप्रभुता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक, वहां संप्रभुता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और वह राज्य क्या होता है, समाप्त हो जाता है। एक पराजित राज्य को आप देश नहीं कहेंगे, राज्य नहीं कहेंगे, क्योंकि जो संप्रभुता जो होती है राज्य का प्राण होती है, यदि प्राण ही समाप्त हो जाए तो वो पूरे शरीर का कोई मतलब नहीं रहता है। तो बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करना प्रत्येक देश का, प्रत्येक कंट्री का कार्य होता है। इसीलिए सभी देशों के पास रक्षा मंत्रालय होता है, सेना होती है, क्योंकि सेना जब तक नहीं रहेगी दूसरे देश से आप कोई भी आक्रमण होता है तो सुरक्षा आप नहीं दे पाएंगे, है कि नहीं। तो अब देखते हैं कि जीडीपी जो पूरे देश का बजट बनता है उसका अधिकतम जीडीपी का अधिकतम हिस्सा देश की सुरक्षा व्यवस्था में लगाया जाता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। दूसरा आंतरिक विद्रोह। आंतरिक विद्रोह मतलब क्या होता है कि किसी देश में आंतरिक विद्रोह हो जाता है। आंतरिक विद्रोह जैसे भारतीय संविधान में है, आपातकाल आप जब पढ़ेंगे उसमें है
कि भारतीय संविधान में, यानी सशस्त्र विद्रोह, जब यदि जनता को विरोध करने का अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, यानी भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता पूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन जब आप कभी सशस्त्र विद्रोह करते हैं, वेपन्स के साथ करते हैं, विथ वेपन्स प्रोटेस्ट करते हैं, तो उस समय क्या होगा, भारत सरकार यानी राष्ट्रपति क्या करेंगे, आपातकाल लागू कर देंगे। तो यानी आंतरिक विद्रोह से भी सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। अन्यथा आंतरिक विद्रोह होगा, उसका फायदा विदेशी लेंगे और भारत पर आक्रमण करेंगे या किसी देश पर आक्रमण करेंगे, वह देश के पास संप्रभुता नहीं रहेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य के आवश्यक कार्य में क्या आता है, आवश्यक कार्य में आता है बाह्य आक्रमण एवं सुरक्षा करना। ऐच्छिक कार्य, ऐच्छिक कार्य यानी ऐच्छिक कार्य कहने का तात्पर्य है कि राज्य की इच्छा पर निर्भर है। जैसे आप देखेंगे कि जब आपको पढ़ाया जाएगा भारतीय संविधान का भाग 4, उसमें नीति निर्देशक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, तो उसमें भारतीय संविधान में राज्य को कहा गया है कि व्यक्ति के जो प्रस्तावना में जो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, उसको उसकी प्राप्ति के लिए, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए और उसकी प्राप्ति हेतु राज्य को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। वो जबकि क्या है, ऐच्छिक है, यानी राज्य को निर्देश देता है कि ऐसा करना चाहिए, यानी एकदम वो नहीं कह रहा है कि आपको करना अनिवार्य, यानी कि राज्य का ऐच्छिक है, यानी नीति निर्देशक आपको क्या किया जाता है, निर्देश दिया जा रहा, आप ऐसा करिए। इसीलिए नीति निर्देशक तत्व में जो भी अनुच्छेद हैं, उनके लिए आप न्यायपालिका की शरण नहीं ले सकते, क्योंकि वो राज्यों को कौन निर्देश देता है, वो ऐच्छिक कार्य है। उसी तरह राज्यों के ऐच्छिक कार्य हैं, जैसे स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, एजुकेशन। कहने का तात्पर्य है कि ऐच्छिक कार्यों में स्वास्थ्य, यानी कि राज्य का यह कर्तव्य है, यानी प्रत्येक राज्यों पे आशा की जाती है कि अपने देश के नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए कि वहां व्यक्ति अपना सर्वांगीण क्या करे, विकास कर सके, है ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर सके, सर्वांगीण विकास करे। और स्वास्थ्य जब तक नहीं रहे, सही रहेगा, तब तक कोई देश कैसे विकास करेगा। देखिए, जब तक उस देश के नागरिकों का विकास नहीं होगा, जब नागरिक विकसित रूप में नहीं होंगे, अपने विकास नहीं करेंगे, तब तक किसी विकसित देश की कल्पना आप नहीं करते। और स्वास्थ्य क्या है, कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप क्रिएशन आपके अंदर नहीं आएगा, है कि नहीं, तो आप कैसे अपने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि इसीलिए क्या होता है, हर देश में जो सरकारी अस्पताल होते हैं, कि जो गरीब लोग हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटी में, तो उन लोगों के लिए सरकारी अस्पताल होते हैं, जहाँ 1 रुपया पर्ची, 10 रुपया की पर्ची से पूरा इलाज हो जाता है। कहने का तात्पर्य इसी वे में देखिए, भारत में प्रधानमंत्री की आयुष्मान कार्ड योजना है, जहाँ फ्री में 5 लाख रुपया तक का इलाज हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि राज्य का एक अच्छी कार्य, बहुत से देशों में है जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किसमें है, जैसे पूंजीवादी देशों में अधिकतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किसमें है, प्राइवेट सेक्टर में। तो ये राज्य की इच्छा पर करता है, कोई व्यवस्था करे या ना करे। दूसरी चीज क्या है, शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन आप जानते हैं कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, यानी किसी देश के नागरिकों के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि जनसंख्या एक मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या होती है, रूप होती है, मानव संसाधन का रूप होती है। वो मानव संसाधन कैसे कौशल युक्त हो, उसके लिए क्या होनी चाहिए, शिक्षा होनी जरूरी है। क्योंकि जब तक आप शिक्षा नहीं होगी तो आप क्या होगा, एक गरिमापूर्ण जीवन, जो डिग्निटीफुल लाइफ है, आप वो क्या करेंगे, सरवाइव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने, देखिए नीति निर्देशक के, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क करने की व्यवस्था की गई है। लेकिन यह राज्य पर निर्भर था कि राज्य नीति निर्देशक तत्व के
जो भी अनुच्छेद है राज्य की इच्छा थी कि वो करे, लागू करे या न करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए व्यक्ति को शिक्षित होना क्या है, बहुत एसेंशियल है, जरूरी है, नेसेसरी है। इसीलिए भारतीय संविधान में एक संशोधन हुआ और 86वां संविधान संशोधन, ध्यान दीजिए, 86वां संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जो कि जीने का अधिकार देता है, उसी में 21 क्या हुआ, 21 फर्स्ट का जोड़ा गया, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगा। अब नीति निर्देशक तत्व में था वह, तो राज्य इसके लिए बाध्य नहीं था, कंपल्सन नहीं था, उस पर बाध्यकारी नहीं था, लेकिन जब मौलिक अधिकारों का हिस्सा बन गया अनुच्छेद 21 का निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, तो राज्य को निश्चित रूप से प्राथमिक शिक्षा स्तर पर यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इसी वे में यानी बहुत से सभी स्कूल सभी राज्यों में प्राथमिक टीचरों की भर्ती हो रही है, प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था सुधार हो रही है, मिड डे मील योजना शुरू की गई, यानी कि जो सभी नागरिक, जो गरीब हो या अमीर हो, सभी को शिक्षा क्या हो सके, प्रोवाइड हो सके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए अपने नागरिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना सबसे क्या है, पहला कर्तव्य है, दायित्व है, रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि एक शिक्षित समाज में, अब जब तक शिक्षित नहीं समाज होगा तब तक आप शिक्षित देश यानी विकसित देश की कल्पना कर नहीं सकते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्वास्थ्य और शिक्षा, तीसरा पिछड़े वर्गों के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान में हर देश में बहुत लोग होते हैं जो सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं, आर्थिक रूप से तो पिछड़े होते हैं, सामाजिक स्तर पे होते हैं। भारत में बहुत सी जातियां हो जो कि कई वर्षों से सताई गई हैं, या बहुत से वर्ग हैं जिनको जो अधिकार चाहिए, जितना विकास करना चाहिए अभी तक नहीं कर पाई हैं। इसीलिए प्रत्येक देश अपने नागरिकों को, जो कमजोर वर्ग हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, वर्गीय रूप से, किसी रूप से, उनको क्या होता है, एक संविधान में प्रावधान होता है कि इन लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया जाए। जैसे भारत में आरक्षण चलता है, यानी आरक्षण यानी रिजर्वेशन। यहाँ बहुत सी जातियां हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से सदियों से पिछड़ी रही हैं, तो उनके लिए अन्य नागरिकों की अपेक्षा कुछ विशेष रियायतें दी जाती हैं, सुविधा दी जाती हैं कि वह भी विकास की मुख्य धारा में क्या हो सके, शामिल हो सके, है कि नहीं। जैसे यहाँ SC, ST, OBC और EWS जैसे वर्ग बने हैं, जिनको भारतीय संविधान के अनुसार क्या दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है कि यह विकास की मुख्य धारा में आए और भी क्या करें, विकास हो गया। इसके अलावा विकलांग जो होते हैं, डिसेबल लोग होते हैं, उनको भी आरक्षण दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य का उद्देश्य होता है, यानी सीधा अरस्तु ने भी कहा कि राज्य को आत्मनिर्भर बनाना और राज्य के व्यक्तियों को नैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति भी करना राज्य का क्या होता है, उद्देश्य होना चाहिए, है कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य के कुछ ऐच्छिक कार्य होते हैं और राज्य के कुछ क्या होते हैं, आवश्यक कार्य होते हैं, जो जीने के लिए, उसको एक्साइटेंस के लिए, एक साथ अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। क्लियर, समझ में आ गए, इतनी बात समझ में आ गई। यानी हमने पढ़ा शासन में संघात्मक सरकार और राज्य सरकार। उसके बाद राज्य के कार्य में क्या, राज्य के कार्य में कुछ कार्य एसेंशियल होते हैं, एसेंशियल फंक्शन होते हैं, एसेंशियल वर्क्स होते हैं, कुछ में क्या होता है, ऐच्छिक होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि राज्य इसी आधार पर, कोई भी राज्य कितना आवश्यक कार्य करता है, कितना ऐच्छिक कार्य करता है, उसी पर, आवश्यक कार्य तो राज्य सभी राज्य करते हैं, लेकिन ऐच्छिक कार्य जो होते हैं राज्य के, उसी आधार पर हम विभाजन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं कि कोई राज्य उदारवादी राज्य है, कोई समाजवादी है, कोई साम्यवादी है, कोई अराजकतावादी राज्य है कि नहीं, कोई व्यक्तिवादी है। यानी कहने का तात्पर्य है कि राज्य के कार्यों के आधार पर ही किसी देश की पहचान की जाती है कि यह कल्याणकारी राज्य है, यह साम्यवादी सरकार है, यहाँ समाजवादी सरकार चलती है, यहाँ अधिनायकवाद तंत्री, यानी कि बहुत ही मशहूर राजनीति विज्ञानी लास्की ने कहा था कि किसी भी राज्य की प्रकृति राज्य के कार्यों से निर्धारित करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य के
कौन से कार्य कर रहे हैं वो, और राज्य का क्या उद्देश्य, इसी आधार पर राज्य का वर्गीकरण भी किया जाता है कि किस प्रकार। यानी कि कहने का पर यह है कि जैसे कोई देश लोकतांत्रिक राज्य है तो वहां स्वतंत्रताएं विभिन्न क्षेत्रों में दी जाएगी। साम्यवादी सरकार है जहां कुछ स्वतंत्रता को प्रतिबंध लगा रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसी आधार पर हम विभाजन करते हैं कि राज्य और व्यक्तियों का क्या संबंध है, यानी राज्य और व्यक्तियों का क्या संबंध है आपस में। इस आधार पर ही कई विचारधाराएं विकसित हुई, जो कि भारतीय संविधान हम जब पढ़ाएंगे उसमें बार बार समाजवाद, जैसे भारत की प्रस्तावना में ही जो देश का है प्रस्तावना में समाजवाद का उल्लेख आएगा। तो आप कैसे अंतर करेंगे कि ये भारत क्यों लिखा गया है कि भारत एक समाजवादी पंथ निरपेक्ष यानी समाजवाद की ओर चलेगा। तो क्यों, जब तक आप नहीं जानेंगे समाजवाद और तभी जान पाएंगे कि पूंजीवाद क्या है और समाजवाद में क्या अंतर है, तभी आप समाजवाद को बढ़िया से डिफाइन कर लेंगे। और व्यक्तिवाद क्या है, उदारवाद क्या है और अराजकतावादी क्या है। तो इन सभी को मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा। एक विचारधारा, एक, अब ध्यान से देखिए। विचारधारा, आइडियोलॉजी, विचारधारा कौन सी विचारधारा है? व्यक्तिवाद, उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद, आदर्शवाद और अराजकतावाद। आपको मैं एक एक करके संक्षिप्त में बता रहा हूं। ठीक, व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म, यानी व्यक्तिवाद यानी व्यक्तिवादी विचारधारा क्या है, राजनीतिक व्यक्तिवादी विचारधारा क्या होती। तो इसमें आप समझना है कि राज्य और व्यक्ति, यहां दो, राज्य, दूसरा क्या, व्यक्ति, इनके संबंधों के आधार पर हम व्याख्या करेंगे कि व्यक्तिवाद क्या है, उदारवाद क्या है, समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, अराजकतावाद क्या है। ठीक, आप समझिए। व्यक्तिवाद, अच्छा आपने पढ़ा होगा साध्य और साधन। साध्य, ठीक, और दूसरी चीज होती है वो क्या होती है, साधन। ठीक, गांधी जी के सिद्धांतों में आप पढ़े होंगे क्या, साध्य और साधन। उन्होंने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है कि यदि साधन अच्छे नहीं होंगे तो साध्य भी अच्छा नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि नीम का पेड़ आप बोएंगे तो
आम का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। यानी कि यदि अच्छा उद्देश्य है तो उसका रास्ता भी क्या होना चाहिए, अच्छाई होना चाहिए। यानी गलत तरीके से, यानी गलत रास्ता पकड़ के अच्छाई की आप कल्पना नहीं कर सकते। तो यानी साध्य, साध्य अर्थात लक्ष्य, साधन यानी उनको प्राप्ति, यानी उसको प्राप्ति करने का माध्यम। ठीक, तो साध्य क्या होता है, इंग्लिश में साध्य क्या होता है, एंड, और क्या होता है, मीन्स, साधन। यानी कहने का तात्पर्य क्या होता है, साध्य और साधन। यानी साध्य क्या होता है, उद्देश्य होता है, पूर्ति होता है, लक्ष्य होता है। साधन उसको प्राप्त करने का तरीका, हम किस चीज से जाते हैं। जैसे हमको इलाहाबाद जाना है, प्रयागराज जाना है और बलिया से चलना है, तो लक्ष्य है इलाहाबाद, और साधन यानी हम वहां से बाइक से चलेंगे, पैदल चलेंगे, कैसे, यानी ये है साधन। तो हम सही तरीके से चलेंगे, यानी कि जो एक निश्चित मार्ग है उससे चलेंगे तो सही जगह पर हम पहुंचेंगे। अन्यथा गलत संगति, गलत रास्ते में हम पड़ जाते हैं तो अपने साध्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। यदि साधन गलत होंगे तो निश्चित रूप से साध्य भी आपका क्या होगा, गलत होगा। तो यानी कहते हैं साध्य और साधन। तो यहाँ इसी आधार पर हम आपको बताएंगे कि व्यक्तिवाद क्या है। तो ध्यान दीजिए, व्यक्तिवाद में क्या है, व्यक्ति को साध्य माना गया है, यानी व्यक्ति ही उद्देश्य है, साध्य है यानी अंतिम लक्ष्य क्या है, व्यक्ति। ठीक, और राज्य उसका क्या है, साधन है, मीन्स है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को, यानी कि व्यक्तिवादी व्यवस्था में व्यक्ति को केंद्र माना गया है, और इसी को, यानी इसी के उद्देश्यों की पूर्ति, यानी व्यक्ति के विकास के लिए, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, यानी राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को, यानी कहने का तात्पर्य व्यक्तिवाद वह विचारधारा है जिसमें व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता है, और राज्य का उद्देश्य सिर्फ यह है कि व्यक्ति को जितनी स्वतंत्रताएं दी जाए, राज्य उसमें ज्यादा इंटरफेयर न करे। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्तिवादी विचारधारा राज्य के कार्यों को क्या करती है, सीमित करती है, और व्यक्ति के अधिकारों को क्या करती है, बढ़ावा देती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो इंडिविजुअलिज्म है, व्यक्तिवाद है, व्यक्तिवाद वह विचारधारा है जिसमें व्यक्ति के अधिकारों, यानी व्यक्ति के अधिकारों की बात की गई है, और राज्य के कम से कम इंटरफेयर करने, हस्तक्षेप करने की बात कही गई। यानी कि व्यक्ति क्या है, साध्य है, राज्य केवल उसको प्राप्त करने का साधन है। उदाहरण के लिए, यानी व्यक्तिवादी कहते हैं कि राज्य का काम है सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था देना, है ना। वो परिस्थितियां सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में और सांस्कृतिक रूप में, समझिए, यानी कि स्वतंत्रता का समर्थक है व्यक्तिवाद। यानी व्यक्तिवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थक, उसका कहना है, उसका मानना है, इस विचारधारा का मानना है कि व्यक्ति को खुला छोड़ दीजिए, सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में। कहने का तात्पर्य क्या है, सीधी सी बात समझिए, सामाजिक रूप में, यानी सामाजिक रूप पर राज्य, यानी सामाजिक रूप, जैसे हम कैसा कपड़ा पहनते हैं, हम किससे शादी करते हैं, हम कैसे उठते बैठते हैं, इसे राज्य कोई कानून नहीं बनाता है। जैसे क्या होता है, हम लोग लड़कियां जब कभी जीन्स टी शर्ट पहनती है, टॉप पहनती हैं और शर्ट पहनती हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या कि वेस्टर्न कहाँ है, आप ध्यान दीजिए, मैपिंग आप पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे कि भारत के पश्चिम में क्या है, यूरोप की कंट्रियां हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ठीक, ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, जो भी वेस्टर्न के देश हैं, वहां व्यक्तिवाद क्या हुआ, विकसित हुआ। यानी व्यक्तिवाद वहां विकसित हुआ, और वहां स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता उनका मूल लक्ष्य था। ठीक है, यानी स्वतंत्रता, यानी व्यक्तिवाद का प्राण कहिए तो क्या है, स्वतंत्रता हुआ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता की बात करता है। यानी सामाजिक स्वतंत्रता में कोई व्यक्ति किससे शादी करता है, कितने दिन के लिए करता है, कैसा कपड़ा पहनता है, उसकी क्या सामाजिक नियम है, उस पर राज्य कोई इंटरफेयर नहीं करे, यानी व्यक्तिगत मामलों में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। सामाजिक हो गया, आर्थिक, अब आर्थिक समझिए, यानी आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता क्या हो गई, यानी राज्य आर्थिक क्षेत्र में, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी कंपनी लगाता है, पैसा कमाता है, कितना कमाए, राज्य को केवल सुरक्षा देने का अधिकार। यानी सीधा पूंजीवादी देशों में क्या होता है, यानी व्यक्तिवाद का ही रूप है, पूंजीवाद है, बाद में बताएंगे। यानी पूंजीवादी देशों में क्या होता है, वहां व्यक्ति को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, और राज्य कम से कम इंटरफेयर करता है। राज्य केवल सुरक्षा करने का क्या है, एक साधन होता है। यानी हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा था कि राज्य एक ऐसी व्यापारिक संस्था है जिसका उद्देश्य राज्य की सुरक्षा करना है। यानी राज्य का काम है केवल बाह्य आक्रमण से सुरक्षा, जैसा कि हम बताए राज्य के आवश्यक कार्य में, इसके अलावा ज्यादा इंटरफेयर करना नहीं है। व्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ क्या है, महत्वपूर्ण है, लिबर्टी क्या है, फ्रीडम क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक, तो सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में ये क्या करता है, मुक्त अर्थव्यवस्था की बात करता है, फ्री इकोनॉमी की बात करता है, उदारीकरण की बात करता है, लिबरलिज्म की बात करता है,
एलपीजी मॉडल आप पढ़े होंगे, एलपीजी, ध्यान से सुनिए, एल एल पी जी, लिबरलाइजेशन, लिबरलिज्म, ठीक, पी से प्राइ, उदारीकरण, पी से आपका हो जाएगा निजीकरण, और तीसरा जी से ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण, ठीक। यानी एलपीजी मॉडल, यानी व्यक्तिवाद की जो आर्थिक व्यवस्था है, यानी वो क्या, देखिए 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती है, आप पढ़े होंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरी क्या होती है, मुक्त अर्थव्यवस्था यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना। तो ये पूंजीवादी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती है, पूंजीवाद होता है, साम्यवाद होता है, और तीसरा क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखो तीनों में क्या डिफरेंट है, थोड़ा सा जान जाइए। पूंजीवाद वह व्यवस्था है जो मुक्त अर्थव्यवस्था की मांग करती है, यानी उस पर राज्य का कोई कंट्रोल नहीं होगा, खुद डिमांड एंड सप्लाई अपने आप पूरी होगी, यानी राज्य वहां कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, मुक्त अर्थव्यवस्था होगी। समाजवादी व्यवस्था पर क्या होता है, समाजवादी व्यवस्था में क्या होती है, अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि क्या होता है, कुछ चीजों पर क्या होता है, राज्य सरकार नियंत्रण करती है, कुछ चीजों को स्वतंत्र रूप से छोड़ देती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि पूंजीवाद में सभी सेक्टर, जो सभी सेक्टर हैं वो कैपिटलिज्म यानी निजी क्षेत्रों के हाथ में होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पूंजीवाद में एक लाइन में सीधा समझिए कि पूंजीवाद वह विचारधारा है, यदि उसको आर्थिक क्षेत्र में ली जाए तो पूंजीवाद जो अर्थव्यवस्था है वो निजी हाथों में है, ठीक। जबकि समाजवाद में क्या है, वहां की अर्थव्यवस्था राज्य सरकार कंट्रोल करती है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में तो कुछ सेक्टर राज्य सरकार अपना नियंत्रण करती है, कुछ सेक्टर फ्री में छोड़ देती है। जैसे पीपी मॉडल, पीपी मॉडल क्या होता है, हम लोगों के यहाँ पीपी मॉडल चलता है। हमारे भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था चलती है, मिश्रित। हम लोगों के यहाँ कौन सी अर्थव्यवस्था चलती है, मिक्स्ड इकोनॉमी। हम लोगों के यहाँ अर्थव्यवस्था कौन चलती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत पीपी मॉडल चलता है। कौन मॉडल, पीपी मॉडल। अब समझिए पीपी मॉडल क्या है, पीपी, पी से क्या हुआ, पब्लिक, अब पी से क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन। यानी देखिए ध्यान से, पीपी पब्लिक सेक्टर में, यानी कि भारत के कुछ सेक्टर होंगे पब्लिक सेक्टर, अर्थात सरकार के हाथों द्वारा नियंत्रण होगा, सरकार के द्वारा, और दूसरा क्या होता है, प्राइवेट, है ना, प्राइवेट। यानी कि पीपी मॉडल भारत में क्या है, मिश्रित अवस्था, कुछ सेक्टर होते हैं प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, कुछ सेक्टर पब्लिक सेक्टर, यानी राज्य का उस पर क्या होता है, कंट्रोल होता है। बात समझ में आ गई। यानी कि यह आर्थिक क्षेत्र में भी मुक्त स्वतंत्रता की या मुक्त अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता की बात करता है। सामाजिक हो गया, आर्थिक, राजनीतिक में भी क्या, सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता की बात करता है। राजनीतिक क्षेत्र में यानी हमें राष्ट्रपति बनने का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्रधानमंत्री बनने की स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता की बात, यानी कि हमें प्रत्येक नागरिकों को स्वतंत्र यानी राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। यानी राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए जो परिस्थितियों का निर्माण हो वह राज्य को देना चाहिए, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो व्यक्तिवाद वह विचारधारा होती है जो व्यक्ति को केंद्र मानती है, व्यक्ति को साध्य मानती है, राज्य को केवल साधन मानती है, कि व्यक्ति चाहता है। व्यक्तिवाद में क्या होता है, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, यानी कि सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर, सभी स्तरों पर क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। व्यक्तिवाद यही कहते हैं, यानी व्यक्ति क्या है, उसमें केंद्र है, और राज्य केवल उसको साधन यानी उसको प्राप्त करने, यानी वैसी व्यवस्था का निर्माण सके वह स्वतंत्रता पूर्वक हर क्षेत्रों में रह सके, ठीक। अब दूसरी विचारधारा,
दूसरी विचारधारा उदारवाद। उदारवाद के दो रूप हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे कई बार प्रयोग होगा। सकारात्मक सकारात्मक उदारवाद और नकारात्मक। ठीक, अब ध्यान से सुनिए। उदारवाद, उदारवाद को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लिबरलिज्म। उदारवाद को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लिबरलिज्म। ठीक, आप समझिए उदारवाद है क्या, एकदम दिमाग खोल के सुनिए, सोचिए। यानी कि उदारवाद है क्या? उदारवाद को इंग्लिश में कहा जाता है लिबरलिज्म, यानी उदारवाद है क्या? ठीक, उदारवाद, उदारवाद इंग्लिश में क्या है? लिबरलिज्म, यानी उदारवाद। उदारवाद किससे बना है? लिबर्टी से। लिबर्टी मैंने क्या होता है? लिबर्टी, लिबर्टी मैंने क्या होता है? स्वतंत्रता, है ना? ध्यान दीजिए, लिबरलिज्म यानी उदारवाद, और लिबरलिज्म जो शब्द बना है वो लिबर्टी से बना है। लिबर्टी मैंने क्या होता है? स्वतंत्रता। तो कहने का तात्पर्य है कि उदारवादी विचारधारा का केंद्रीय बिंदु है वो क्या है? स्वतंत्रता, लिबर्टी, फ्रीडम, है ना? स्वतंत्रता, इसका क्या है? सेंट्रल जो आइडिया है, यानी वो क्या है? लिबर्टी, स्वतंत्रता। ठीक, उदारवाद के दो रूप हैं, एक सकारात्मक उदारवाद और नकारात्मक उदारवाद। उदारवाद का जनक किसको कहा जाता है? उदारवाद का जनक लाक को कहा जाता है, यानी कि कहा जाए कि फादर ऑफ लिबरलिज्म, यानी उदारवाद का जनक, उदारवाद का जनक, उदारवाद का जनक लाक को कहा जाता है, लाक। ठीक, यानी उदारवाद का जनक किसको कहा जाता है? लॉक। लॉक्स ने जब प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, जब आगे पढ़ेंगे तो राज्य कैसे बना, जब उसको आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें राज्य के द्वारा व्यक्ति को कौन कौन सा अधिकार दिए जाने चाहिए, यानी व्यक्ति को राज्य के द्वारा कौन कौन से अधिकार दिए जाएं और कौन कौन से नहीं दिए जाए, और कौन कौन अधिकारों को विशेष परिस्थितियों में छीना जाए, है कि नहीं? भारतीय संविधान में क्या है? आपातकाल का भी वर्णन है, जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और 360, यानी आपातकाल की इमरजेंसी की व्यवस्था की गई। यानी आपातकाल में कुछ अधिकार हमारे होते हैं वह क्या हो जाते हैं? रद्द हो जाते हैं, बोलिस्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यानी राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं? आपातकाल लगाया जाता है और वहां जो भी मौलिक अधिकार होते हैं समाप्त हो जाते हैं, कुछ को छोड़कर। तो उसी प्रकार लॉक ने कहा कि जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ध्यान दीजिए, लॉक ने 3 अधिकार बताए। लॉक ने कहा कि राज्य जीवन का अधिकार, ठीक, दूसरा, पहला जीवन का अधिकार, दूसरा संपत्ति का अधिकार, ठीक, और तीसरा जो बताया वह स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक हो गया, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, और राइट टू फ्रीडम। यानी कहने का तात्पर्य है कि उदारवाद के जनक लॉक ने बताया कि राज्य जो प्राकृतिक अधिकार के तहत मिले हैं, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, यानी जो 3 अधिकार हैं, राज्य किसी भी परिस्थितियों में, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन है,
वह राज्य इन अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकता। यानी राज्य जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। यानी लॉक ने कहा कि कितना भी परिस्थितियां कैसी भी विकट हो, राज्य जीवन का अधिकार समाप्त नहीं कर सकता है, संपत्ति का अधिकार समाप्त नहीं कर सकता है, और स्वतंत्रता का अधिकार। यानी 3 अधिकार हैं, किसी तरह समाप्त नहीं करना। इसमें आप देखिए संपत्ति का अधिकार वह सबसे इंपॉर्टेंट बना। संपत्ति क्या है? यानी उदारवाद में क्या है? संपत्ति का अधिकार। यानी संपत्ति यानी हमें जितना भी धन कमाना हो उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, राज्य कोई भी इस पर इंटरफेयर यानी हस्तक्षेप नहीं करता। यानी उदारवाद की यदि आर्थिक रूप से हम देखें इकोनॉमिक स्तर पर, तो जिस तरह से व्यक्तिवाद में यानी कह सकते हैं कि उदारवाद में मैंने अभी बताया सकारात्मक उदारवाद और नकारात्मक उदारवाद। तो सकारात्मक उदारवाद और नकारात्मक, तो नकारात्मक उदारवाद जो है वह जीवन के अधिकार, संपत्ति के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार की पुरजोर व्याख्या करता है। यानी राज्य कहता है व्यक्तिवाद की तरह उदारवादी विचारधारा का जो पहला रूप था नकारात्मक उदारवाद, तो नकारात्मक उदारवाद एक तरीके से कहा जाए तो वो व्यक्तिवाद ही था। बात समझ में आ गई? यानी जो व्यक्तिवाद के मेन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पे जो विचारधाराएं थी, जो विशेषताएं थी, वह ठीक नकारात्मक उदारवाद में थे। यानी नकारात्मक उदारवाद एक तरीके से कह सकते हैं कि व्यक्तिवाद का ही रूप है। यानी कहने का तात्पर्य ये भी, यानी देखिए संपत्ति का अधिकार, उसमें भी आप देख रहे हैं कि संपत्ति के अधिकार को, है ना, संपत्ति के अधिकार को मेन माना गया है कि यानी आर्थिक क्षेत्र में भी मुक्त अर्थव्यवस्था की कल्पना करता है, बात करता है। उसी तरह नकारात्मक उदारवाद में भी संपत्ति के अधिकार की बात की गई है। जीवन का अधिकार, जैसे व्यक्तिवाद में भी कहा गया है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है न कि राज्य। राज्य का काम केवल सुरक्षा प्रदान करना, तो राज्य जीवन के अधिकारों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करेगा। क्लियर? और स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिवाद में भी स्वतंत्रता सबसे इंपॉर्टेंट थी, और उदारवाद में भी जो कि आप जो भी इंग्लिश वर्ड में आप देख रहे हैं कि लिबरलिज्म, जो कि किससे बना है? लिबर्टी से बना है, जो सिनोनिम से किसका? फ्रीडम का। ठीक, बात समझ में आ रही? तो एक तरीके से नकारात्मक उदारवाद और व्यक्तिवाद क्या है? एक ही। बात समझ में आ गई? अब देखिए सकारात्मक उदारवाद क्या है। यानी कहने का तात्पर्य है कि नकारात्मक उदारवाद भी क्या होता है? यानी राज्य को कम से कम, यानी उदारवाद कहता है कि राज्य क्या है? एक आवश्यक बुराई है। देखिए क्या है राज्य? क्या है? उदारवाद कहता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य एक आवश्यक, स्टेट इज एसेंशियल स्टेट इज एसेंशियल एविल। ठीक, यानी राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य बुरा तो है जो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में वो बाधा उत्पन्न करता है कि नहीं? बहुत सी स्वतंत्रताएं दी जाती है जिसको समय समय पर राज्य द्वारा प्रतिबंधित भी किया जाते हैं विशेष परिस्थितियों में। तो उदारवादियों का मानना है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, लेकिन उसको रखना भी अनिवार्य है। यानी उसको रखना भी अनिवार्य है, क्योंकि राज्य नहीं रहेगा तो हमारी सुरक्षा नहीं हो पाएगी, हमारी शांति व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाएगी। तो राज्य को उन्होंने आवश्यक माना, लेकिन उन्होंने कहा कि राज्य क्या है? बुरा है। यानी कहने का तात्पर्य क्या होता है? हम बुखार होता है, चाहे कोई भी तबीयत खराब होती है, तो जैसा कि हम लोग कहते भी हैं कि जैसे दवा, ज़्यादा दवा नहीं खाना चाहिए, और बॉडी पर क्या होता है? गलत इफेक्ट भी होता है। लेकिन हम दवा खाते हैं, जानते हैं कि बॉडी पर क्या होगा? गलत इफेक्ट करेगा, लेकिन फिर भी खाते हैं कि नहीं? क्योंकि यह जरूरी है। यानी उसको क्या कहते हैं? यानी कि स्टेट क्या है? राज्य क्या है? आवश्यक बुराई। यानी स्टेट इज इसेंशियल इविल। राज्य क्या है? बुरा है, लेकिन क्या है? आवश्यक है, जरूरी है। समझ में आ गया? यानी राज्य को, या कम से कम, यानी कहते हैं उदारवादी कि राज्य को जितने कम से कम काम दिए जाए, यानी राज्य व्यक्ति के अधिकारों में, स्वतंत्रताओं में कोई भी इंटरफेयर नहीं करे, जब तक कि बहुत जरूरी ना हो, नेसेसरी ना हो, जरूरी ना हो। बात समझ में आ गई? ठीक, अब देखिए, अब सकारात्मक उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद बता दिए, अब सकारात्मक उदारवाद थोड़ा देख लीजिए।
सकारात्मक उदारवाद। सकारात्मक उदारवाद, उदारवाद के तहत वह है जो यह कहती है कि राज्य को अपने नागरिकों के लिए कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए, खुद आगे बढ़ के ऐसे करने चाहिए कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके, कंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके। कारण ये कि जब उदारवाद जब अपने उच्चतम अवस्था में आया, यानी कि उदारवाद जब अपने पूर्ण रूप में आया तो उसमें बहुत सी बुराइयां उत्पन्न हो गई थी। और उदारवाद में क्या होगा, मुक्त अर्थव्यवस्था खोल देने से, मुक्त अर्थव्यवस्था की व्यवस्था कर देने से अमीर क्या हुए, अमीर होते चले गए और गरीब होते चले गए। यानी मुक्त अर्थव्यवस्था में यही हुआ कि बड़ी बड़ी मछलियां छोटी छोटी मछलियों को निगल रही थी। यानी कहने का मतलब ये कि इसी समय यानी नकारात्मक उदारवाद के बाद 18वीं शताब्दी में एक विचारधारा उत्पन्न होने लगी जो पूंजीवाद के कारण जो बुराइयां उत्पन्न हो गई थी उसको दूर करने का, यानी उसको विरोध कर रही थी कि पूंजीवाद की ये कमियां हैं जिसके कारण अमीर अमीर हो जा रहे हैं, गरीब गरीब हो जा रहे हैं। तो उदारवाद ने सोचा कि हम जब तक इसमें अपने आप में सुधार नहीं करेंगे तब तक हमारी विचारधारा बची नहीं रहेगी, है कि नहीं। यानी अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए नकारात्मक उदारवाद से हटके क्या सकारात्मक उदारवाद की तरफ चली। यानी कि राज्य के जो नागरिक हैं, नकारात्मक उदारवाद क्या कहता है कि सबको खुला छोड़ दो। कहने का तात्पर्य है कि अमीर अमीर होते जाए, गरीब गरीब, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की विचारधारा थी, यानी कि जिसके पास जितनी शक्ति है वो अपना विकास करे, जो जिसके पास शक्ति नहीं है वो मर जाए, चाहे जो भी समाप्त हो जाए, बुलिस्ट हो जाए, है कि नहीं। लेकिन जब इसकी आलोचना, ये पूंजीवाद का विकराल रूप था, निगेटिव पॉइंट था, क्योंकि अमीर अमीर होते जा रहे थे, गरीब अमानवीय इन ह्यूमन कंडीशन में क्या कर रहे थे, जी रहे थे। तो उदारवादियों ने क्या किया, इसमें संशोधन किया कि अपनी आइडियोलॉजी विचारधारा में संशोधन किया जाए कि उदारवाद बचा रहे, है कि नहीं। तो उसी वे में उन्होंने सकारात्मक उदारवाद, यानी राज्य को आगे बढ़ के जो असहाय गरीब मजदूर है उनके लिए भी कार्य करना चाहिए, तो इसी को सकारात्मक उदारवाद कहा गया। यानी सकारात्मक उदारवाद में क्या कि राज्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, स्वास्थ्य का व्यवस्था करेगा, रोजगार की व्यवस्था करेगा, बहुत सी चीज। कहने का तात्पर्य यह है कि सकारात्मक उदारवाद की एक शाखा है जिसमें सकारात्मक उदारवाद की वह शाखा है जिसमें नकारात्मक उदारवाद के कारण जो जो बुराइयां उत्पन्न हो गई थी उनको दूर करने का प्रयास है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि नकारात्मक उदारवाद यानी पूंजीवाद के द्वारा अमीर अमीर होते जा रहे थे, गरीब गरीब हो जा रहे, और बीच की जो खाई थी बहुत बड़ी होती जा रही थी, जिसको आलोचना हर जगह, हर जो भी समाजवादी थे, जो भी जो शैक्षिक वर्ग था, बौद्धिक वर्ग था, बार बार इसकी आलोचना कर रहा था, क्रिटिसाइज कर रहा था। तो उसी को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उदारवाद ने सकारात्मक उदारवाद की तरफ अपना कदम बढ़ाया। यानी सकारात्मक उदारवाद की वह शाखा है जिसमें नकारात्मक उदारवाद के कारण जो जो बुराई उत्पन्न हो गई थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया। यानी कि सकारात्मक उदारवाद में शिक्षा की भी व्यवस्था राज्य का कर्तव्य कर दिया गया कि अपने देश के नागरिकों के जो गरीब लाचार मजदूर हैं उनको भी अपनी विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए, है ना। और उसी तरह स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए, यानी प्राइवेट सेक्टर में भी रहें लेकिन पब्लिक सेक्टरों में भी कुछ हॉस्पिटल रहें, यानी अस्पताल रहें, जिससे गरीब मजदूर लोग भी वहाँ अपना स्वास्थ्य दिखा सकें। तीसरा रोजगार, यानी कि जैसे पूंजीवाद के चरम जब परिणति हुई तब मशीन युग का हुआ और बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। तो बहुत से लोग बेरोजगार हो गए तो उनको रोजगार देने के लिए भी सरकार का ये कर्तव्य हुआ कि रोजगार की भी व्यवस्था करना चाहिए। यानी कि किसी भी देश के नैतिक विकास, उसके नागरिकों के विकास के लिए, व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए राज्य को सकारात्मक कार्य करना आवश्यक था। ठीक है सर।